रिज्वाइन कर। आप कोई मीटिंग करते थे कोई भी स्टेप लेने से पहले, या जिसकी जो मर्जी थी वही कर रहा था? नहीं, कुछ मीटिंग्स होती थी लेकिन अफरा तफरी का आलम था, हम में से अक्सर अंडरग्राउंड थे, जेलों में थे, मैं नहीं उस तरफ जाना चाहता। आपको अगर पता चले कि इन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, ये आग और खून का दरिया था। मैं लिखूंगा, मैंने डायरी लिखी, आई विल पब्लिश इट वन डे। ये उसमें बहुत सी आपके सवालों के जवाब आएंगे सर कि हम ये इलेक्शन लड़ कैसे रहे थे। आई डोंट वांट टू गो देयर। सर तुमको आइन ने ऑलरेडी दे दिया था 3 दिन के अंदर अंदर, जो उन्होंने एक्सरसाइज कर उसको तो छेड़ा ही नहीं उन्होंने, उसके बारे मैं कह रहा हूं उन्होंने एक्सरसाइज उसमें मैं आता, उसको भी डील किया ना। उन्होंने डील उसको ऐसे किया है कि जो 3 दिन में ज्वाइन किया SIC को, उन्होंने कहा है कि वो नॉन एक्ट था, वॉइड था, वो SIC को ज्वाइन किया ही नहीं जा सकता था। पैरा 96 कल हमने पढ़ा, उसकी रीजनिंग जजमेंट में पीछे मौजूद। सो दे हैव डेल्ट विद दैट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि दे हैव नॉट डेल्ट विद दैट क्वेश्चन। दे आर सेइंग कि जो 3 दिन में इन्होंने SIC ज्वाइन की, ये इस जबर के तहत हुई, और जो तमाम वाकयात हो गए थे कि उनको PTI माना ही नहीं गया था। जब उनको इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट करार दे दिया, गलत नाहक इंडिपेंडेंट करार दिया, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उन 3 दिनों में वो कुछ करते, बेस्ड ऑन दी डिक्लेरेशन बाय द इलेक्शन कमीशन। जुरिस्डिक्शन पर, क्योंकि फैसल का टोटल आर्गुमेंट्स ये था कि अंडर आर्टिकल 187 द जुरिस्डिक्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय दिस बेंच। जी, आई रेड विद 180, मैं ये उसको ऐड कर रहा हूं। आपका ये कहना है कि 184(3) दिस पार्ट इज सबस्यूम्ड अंडर 187। 184(3) को इन्वोक किए बगैर नहीं हो सकती है। सर मैं क्यों ना इन्वोक करें सर, जब ये आपने कह दिया आप नहीं सर, हो सकता है। देखिए, आप ये कहते हैं 184(3) को इन्वोक किए बगैर ये जजमेंट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 184(3) is part of the powers available to you, and one way of reading this judgment, and that is how I read it, that this court has exercised all of its powers. This court has said 2 things. This court has said powers under 187 are inherent and plenary. That's a vast power. As long as the structure of the Constitution, trichotomy is not disturbed, as long as some express provision of the law is not overridden, we can do anything. So in this area not covered by any specific provision of the law, an area of chaos created by some unconstitutional act, we can pass an order to bring the matters back to the constitutional path. This is what this court has said. Under 187 में कर सकते हैं। और ये चीज सर दिहाइयों से चलती आ रही थी। इन साबिर बिफोर आफ्टर 1976 जब 175(2) ऐड किया गया 187 में, उसके बाद भी कम से कम 20 साल आप यही कहते रहे कि हमारी पावर अब भी प्लेनरी है, अब भी इनहेरेंट है, वी कैन पास एनी ऑर्डर। साबिर शाह के केस में उसकी वजाहत हुई एक तरह से। साबिर शाह के केस में जिक्र कर दिया गया 184(3) का भी उसके साथ कि क्यों है हमारे पास इतनी बड़ी पावर। देखिए 184(3) की पावर तो वैसे ही है, वो चली तो नहीं जाती। जब हम बैठते हैं अपील सुनने के लिए, 184(3) की पावर भी हमें हासिल रहती है। सो वेदर वी रीड 184(3) into 187 or not, before Sabir Shah's case, in any case, this court had held that despite the inclusion of the reference to Article 175(2), our power remains inherent and plenary as long as we don't cross a constitutional limit. So that is all that has happened because of 175(2). Express provisions of the law covering the situation cannot be overridden by us. Other than that, if there is a domain where there is no law regulating the chaos that has emerged, we can pass an order to bring matters back from the chaos to the constitutional path. So this was the established jurisprudence. जो बात हमारे ज़हन में इस वक्त आ रही है कि सपोज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर इस्तेमाल किए 184(3) के, नंबर 1 क्या ये लाजमी है कि वो लिख दे नाउ वी आर एक्सरसाइजिंग आवर पावर अंडर सो, नंबर 1। नंबर 2, क्या लाजमी है कि जो 184(3) के पावर इस्तेमाल करने के लिए किसी पेंडिंग केस में क्या नए सिरे से प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, नए सिरे से नोटिस होंगी, नई पार्टीज होंगी? 187 का एक जो एलिमेंट है वो ये कि नो टेक्निकलिटी विल कम इन द वे। ऑलरेडी मैटर पेंडिंग बिफोर, एक पेंडिंग मैटर है, उसमें आपने बात कर दी, सुन भी लिया, इस पे बड़ी बहस हुई। ये बता देना, इसमें 187 में 2 अल्फाज यूज हुए, मैटर पेंडिंग और केस पेंडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड केस? सर उसमें यही था ना, चूंकि सो मोटो आप पहले नोटिस ले लिया करते थे, दैट इन इफेक्ट बिकेम अ मैटर रादर देन अ केस इंटर पार्टी। So that is, I think, what was being captured by this phrase, matter as well as case. So when a matter has come up to this court, whether through a case, a matter is also an issue.
which has emerged out of a case. So it could be either that your lordships have taken suo motu notice and a matter has come to the Supreme Court, or during the argument of a case, जो मैंने मिसाल दी कल वली का मामला था, it was a habeas corpus petition between a father and a daughter, and in fact the late Asma Jahangir, who was accused of having kidnapped the daughter. Matter in this case was distribution of seats. जी, so matter वही था. So उस matter के हवाले से एक broader issue आ गया, which attracted 184(3) fundamental rights का issue आ गया, public importance का issue आ गया. This court therefore exercised its power, which was always available. It referred to 187, and when you refer to 187 and when you refer to the Sani Travels, you are automatically referring to 184(3) as well, with the reference to 187. So allow me to just complete my reading of para 42. मैं शुरू किया था मैंने at page 234, the foot of the page. In both the above quoted provisions, the paramount consideration and the constitutional intent is common, i.e. for doing complete justice. These powers being inherent are complementary to those which are specifically conferred on the court by the constitution of these two countries. So 184 is an express power. 187 goes beyond that. This inherent power is complementary to the expressly conferred power. So it is even wider than that. It allows the court to bring in its 184(3), but also exercise inherent plenary power to take care of a situation that has arisen. 187 for 187, the matter must be pending. Yes, that is all that's needed. The only condition is that there must be Should be before the court. issue or matter be pending. Right. So these powers. But do you think that powers under Article 187 are independent of Power 184(3) and other powers of the Constitution? So what I'm submitting is, ये अभी जो जुमला मैंने पढ़ा कि 184(3) जो है, being an expressly conferred power, is complementary. So the powers of the court under 187 are complementary to those which are specifically conferred. So they are unlike the powers under, for example, under Section 561A of the CRPC for invoking the inherent powers of the High Court, but that is the independent power. Yes. But this is not an independent power of the Supreme Court. It is an independent power, sir. So it is a power. It means that a petition directly can be filed under Article 187 before the Supreme Court? No. The pathway will be through one of the paths given. Either it will be an appeal that has come under 185(2) or 185(3) of leave petition, or it will be 184(3). But once the matter has come to the Supreme Court, in Sabir Shah's case, the matter had come to the Supreme Court under a statute. Section 8B of the Political Parties Act of 1962 had provided an appeal to the Supreme Court. So it wasn't even under 185, it was under Section 8B of the Act of 1962, and the court said we can exercise. Further question to further clarify आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि 185 में जब 187 को करेंगे तो क्या कोई लिमिट या स्ट्रक्चर है कि 184 को इन्वोक करना पड़े? So 184 तो हो गया ना इन्वोक. It is part of that reservoir of powers. डिफरेंस क्या है? 185(3) में आप 187 की पावर्स को करते हैं. With 184. The court can do. जी. तो उसमें कोई लिमिट है कि फिर 184(3) को भी इन्वोक करने की जरूरत इन्वोक तो हो गई ना. नहीं, अगर न हो तो कोई लिमिट तो यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, इन्होंने लिख दिया ना, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स को नहीं डिस्टर्ब करेंगे. मैं डिफरेंस व्हाई 184(3) वाज देन इन्वोक्ड व्हेन 185(3) एंड 187 आर सफिशिएंट. बिल्कुल ठीक है. सो दे एक्चुअली दे इन्वोक्ड ओनली 187. ये तो मैं सबमिट कर रहा हूं कि 187 जब इन्वोक होता है तो ऑटोमेटिकली 184(3) भी इन्वोक हो जाता है, बिकॉज़ इट इज अ पार्ट ऑफ द पावर्स अवेलेबल. अगर आप इसके एंगल से ले लें जी कि पावर तो आपके पास दो है. 184 वो लिमिटेड है जहाँ पे फंडामेंटल राइट का इशू हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस, और 185 अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द एक्ट. ये 187 इन दोनों पावर्स को स्ट्रेंथ मजीद एक्सपेंड करता है. जब 184(3) में सिर्फ फंडामेंटल राइट के हद तक आप महदूद हो, लेकिन इस दौरान अगर बात समझ आ जाए, एक बात सामने आ जाए कि अदर देन फंडामेंटल राइट एनी वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे हाथ बंधे नहीं है. वी कैन गो बियॉन्ड फंडामेंटल राइट. मैं अर्ज करूं इस एंगल से अगर आप सोचें, बिल्कुल ऐसी. जैसे पीर साबिर शाह में यही हुआ. पीर साबिर शाह में सेक्शन 8B was argued violates article I think 66 of the constitution. उन्होंने कहा. अजमल मियां साहब का सेपरेट नोट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं ये तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है, ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन है. तो क्या यहाँ 184(3) इन्वोक हो सकता है
क्योंकि 184(3) तो इन्वोक होगा अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी. Here the argument being presented is that it violates other articles of the Constitution, not in the fundamental rights chapter. And he went ahead with the judicial review by relying on 187. So my lord is very correct in saying कि 184(3) की अपनी कुछ limits हैं. They are with respect to the enforcement of fundamental rights, but in appropriate cases, judicial review can be carried out under 187. इसी तरह पीर साबिर शाह में अगर आप सजाद अली शाह साहब की judgment पढ़ें, he relies only on 187. Salim Akhtar Saab relies on both 187 and 184(3) read together as part of 185, and that one judgment or one note has been approved by Lasani Travels, and therefore now this is the law of the land, which the majority or this court has relied on. अगर आप recently military courts के judgment में हमारा जो note था, there was question of fundamental right. Military courts fundamental right का issue था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये महसूस किया there is violation of Article 227 as well, which is not fundamental right. हम उस हद तक भी गए कि तो ये होता है ना. Other provisions of the Constitution also have to be honored. A law in violation of other provisions of the Constitution can also be struck down, even though those provisions do not form part of the fundamental rights chapter. And it has been done under 187, and Sabir Shah itself is example of that. So your lordships, when seized of a matter, can carry out an overall review of the situation under 187. 187 includes but is vaster than 184(3). 184(3) powers are clearly specifically conferred powers, but this court also has plenary and inherent powers that go beyond 184(3). So that is, अगर इसको आम अल्फाज में जी, ये 184 और 185 के लिए एक्स्ट्रा कुमक है. ऐसा ही है सर. ये एक्स्ट्रा पावर देने के और ये कुमक क्यों है सर? ये पाकिस्तान के अवाम के लिए है, लोगों के लिए है कुमक. This is giving effect to the objectives resolution that we will be governed by our chosen representatives as the naib of Almighty. That is what our entire constitutional structure is based on. That there has to be democracy. It has to be honored. That is the most important of all principles on which our constitution is based. अगर हम डेमोक्रेसी को ठेस पहुंचाते हैं, जमहूरियत को ठेस पहुंचाते हैं, सब एक ह्यूला बन जाता है उसके ऊपर खड़ा हुआ. फिर हर चीज जो है वो एक फरेब है. The underlying value is जमहूरियत, democracy, as the chosen representatives of the people implementing the will of the Almighty. That is our constitutional structure. Now let me just finish this paragraph. These powers remain undefined so that the court can cater to any situation and could even mold the relief. DDA versus Skipper Construction, AIR 96, Supreme Court 2005. I like the name of the case, sir. For instance, if an individual acquires property by defrauding people, the Supreme Court can restore the possession. However, this power should not be misconstrued to mean to pass any order which is against the letter of the law or against specific constitutional provisions. तो ये हमने देखना है कि कोई letter of the law तो override नहीं हो रहा, कोई specific constitutional provision तो override नहीं हो रही when exercising power under Article 187. The rationale appears to be